गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 80, जो कि आज तारीख हो चुकी है 2 दिसंबर 2023। और 2 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल हो और आप सभी का करंट अफेयर के चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ती है। मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ। ये ज़िंदगी मुझ पर तरस मत दिखा, मैं तो कोई बेचारा नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से हासिल करने वाला हूँ मेरी सफलता को। और सफलता मेरे पास खुद चल कर आएगी। मैं तेरे सामने खड़ा होकर तेरी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ कि एक न एक दिन मैं उस मंजिल को हासिल करके रहूँगा। और जो पड़ोसी या पड़ोसन बोल रहा है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगी, उसको जरूर सफल होकर दिखाऊंगा। और वो ही मेरी सफलता की जो सफल होऊंगा, तब सबसे ज़्यादा खुशियाँ वही ज़्यादा मनाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए AWE मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो ये नासा लॉन्च करने वाला है। और ये नासा किस लिए लॉन्च करने वाला है? तो नासा जो वायुमंडलीय तरंग होती है उसके लिए लॉन्च करने वाला है। नासा USA की स्पेस एजेंसी है। अच्छा, ये अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने वाली है। जो वायुमंडलीय परत है, मेसोपोज परत है, वो समुद्र तल से 187 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, उसका अध्ययन ये करने वाला है। तो नासा USA की स्पेस एजेंसी होगी। इसरो इंडिया की होगी। और INDIA इंडिया की होगी। इसरो का जो स्थापना हुई है वो 15 अगस्त और 1969 के अंदर हुई है। और इसके जो हेड है वो है सोमनाथ सोमनाथ इसके हेड है। अच्छा, ये जो रोसकोसमोस है रूस की स्पेस एजेंसी। और जाक्सा जापान की। ये तो डिटेल में एनालिसिस हो गए हर ऑप्शन का। अब हम देखते हैं। तो आर्टेमिस मिशन है वो नासा का है, और चांद पर मनुष्य को वापस भेजना इसका मिशन हो गया। और इसके अंदर एक महिला शामिल थी, वो कौन थी? कृष्णा कोच, एक महिला इसके अंदर शामिल है और 3 पुरुष इसके अंदर शामिल है। आदित्य L1 ये सूर्य का मिशन हो गया, और 2 सितंबर 2023 को इसको भेजा गया। LVM-M4 PSLV C57 रॉकेट से इसको भेजा गया। और चंद्रयान को किससे भेजा गया था? LVM-M4 रॉकेट से चंद्रयान को भेजा गया। चंद्रयान थर्ड को एक सेकंड में यहाँ पर लिख देता हूँ। जो चंद्रयान है, चंद्रयान को किससे भेजा गया? तो चंद्रयान को भेजा गया LVM-3M4 रॉकेट से इसको चंद्रयान को भेजा गया है। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया गया है। और चंद्रयान जो चांद का साउथ पोल है उस पर जहाँ पर चंद्रयान उतरा था उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। उसको क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है, जहाँ पर चंद्रयान थर्ड उतरा है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे मिला है? तो ये भी हाल ही में जिसको मिला है ये है एडलेस बॉर्डर्स। तो एडलेस बॉर्डर्स को मिला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि IFFI। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ IFFI। इसका मतलब है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो ये 54वें क्रम का हो रहा है, 54वें क्रम का है। और कहाँ हो रहा है? गोवा के अंदर हो रहा है। तो एक सेकंड, ये गोवा के अंदर आयोजित हो रहा है। और इसकी ओपनिंग फिल्म कौन सी होगी? कैचिंग द डस्ट, ये तो ओपनिंग फिल्म होगी। और अंतिम फिल्म होगी द फेदरवेट, ये अंतिम फिल्म होगी। और इसके अंदर जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड है 40 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये किसको मिला? तो एंडलेस बॉर्डर्स को मिला है। और इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ, इसके अलावा हम देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो पिक्चर है इसके अंदर वो कौन सी है? तो एक नेशनल फिल्म है रॉकेटरी, और इसके है एक्टर अल्लू अर्जुन है। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का जो अवार्ड दिया गया वो अल्लू अर्जुन को दिया गया, रॉकेटरी फिल्म के लिए दिया गया। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसका दिया गया अभी हाल ही में? तो वहीदा रहमान को भी हाल ही में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो अभी हाल ही में चौथा संस्करण मलेशिया के अंदर प्रारंभ हुआ है। और इसके अलावा मलेशिया की राजधानी आ गई कुआलालंपुर। कुआलालंपुर यह मलेशिया की राजधानी हो गई। जो अभी हाल ही में ये प्रारंभ हुआ है इसको शॉर्ट में बोलते हैं AIGIF। तो मैं यहाँ पे लिख देता AIGIF। अच्छा, इसका मतलब हो गया आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम। तो आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। और ये चौथे क्रम का भी हाल ही में, फोर्थ क्रम का हाल ही में हो रहा है, जो कि अभी हुआ है। और
क्यों हो रहा है? क्योंकि विज्ञान तकनीकी नवाचार के लिए हुआ है और पहला इसका हुआ था जकार्ता के अंदर। तो अब आसियान के बारे में देख लेते हैं हम। तो आसियान है एसोसिएशन, आसियान की फुल फॉर्म देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये आसियान की फुल फॉर्म होगी। आसियान की स्थापना 1967 के अंदर हुई है और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। और आसियान में कुल कितने मेंबर है? आसियान में 11 मेंबर है। 11वां मेंबर तिमोर लेस्टे है और आसियान के अंदर भारत शामिल नहीं है। और अभी हाल ही में कौन कौन सी भारत के अंदर बैठ के हुई है तो उसके बारे में हम 2023 के अंदर जान लेते हैं। तो 2023 में भारत के अंदर जो बैठ के हुई है वो एक तो होगी G20 की, जो 2023 के अंदर G20 की भारत के अंदर बैठक हुई है। और 2024 में ये बैठक ब्राज़ील में होने वाली है G20 की। अच्छा, इंटरपोल की 2023 के अंदर भारत के अंदर हुई है। SCO की 2023 में भारत के अंदर हुई है। ICC वर्ल्ड कप 2023 में भारत के अंदर हुआ है। और COP 28 ये UAE के अंदर हुआ 2023 में। और ब्रिक्स की जो बैठक हुई है 2023 में, ये साउथ अफ्रीका के अंदर हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अनाक क्राकाटोवा ज्वालामुखी में विस्फोट, जो शक्तिशाली विस्फोट हुआ है वो किस लिए? ये हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। जो हाल ही के अंदर अनाक क्राकाटोवा ज्वालामुखी है उसमें शक्तिशाली विस्फोट हुआ है, ये इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया के अंदर है। अच्छा, ये जो अनाक क्राकाटोवा ज्वालामुखी है इसमें कुछ दिनों पहले भी ये विस्फोट हुआ था। 1883 में ये विशाल विस्फोट हुआ था। उसके बाद में अभी हाल ही के अंदर विस्फोट हुआ है और इंडोनेशिया में यहाँ सुंडा जलसंधि है और बहुत ही शक्तिशाली विस्फोट हुआ है जो कि इस क्राकाटोवा ज्वालामुखी में हुआ है। और 2.1 किलोमीटर ऊपर तक ये क्या है, इसकी राख उछली है, उसकी बादल है जो आप देख सकते हो। ये बादल जो आपको दिख रहा है ये 2.1 किलोमीटर ऊपर तक है, जो कि 7,000 फीट है, लमसम 7,000 फीट की ऊंचाई तक ये इसका धुआं का जो गुब्बार है जो आप देख रहे हो, इसका जो राख का बादल है ये 7,000 फीट ऊंचाई तक उछला है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे ये ज्वालामुखी निकलती है तो इसके अंदर मैग्मा होता है। वो मैग्मा इस प्रकार निकलता है और लावा के रूप में ये मैग्मा निकलता है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता था, गड्ढा होता है। इस गड्ढे को बोलते हैं क्रेटर। इस गड्ढे को क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। और ये गड्ढा क्रेटर बन गया। इसके बाद में जैसे कि इस गड्ढे का जो विशाल रूप होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, एक सेकेंड, इस गड्ढे का जो विशाल रूप होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्डेरा। ये गड्ढे का जो विशाल रूप होता है उसको बोलते हैं कार्डेरा। अच्छा, ये इसको कार्डेरा बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है, छपता है एग्जाम में। इसके अलावा हम देखते हैं तो इस्तांबुल ज्वालामुखी कहाँ की है? हाँ, इसके अलावा इंडोनेशिया की और ज्वालामुखी देख लेते हैं। तो माउंट सिनाबुक है, माउंट मेरापी है, ये कहाँ की है? ये इंडोनेशिया की ज्वालामुखी है। इसके अलावा इस्तांबुल ज्वालामुखी, ये इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। और मोना लावा ज्वालामुखी, इसको हवाई द्वीप USA के अंदर ये है, मोना लावा ज्वालामुखी। विश्व एटना ज्वालामुखी इटली की है। माउंट कोटोपेक्सी और चिमरोज माउंट चिमरोज ये इक्वाडोर की है। इसके अलावा माउंट ताल फिलीपींस की है। और भारत की एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है अंडमान निकोबार, जो कि बेरन द्वीप के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 नवंबर को। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं जो फिलिस्तीन लोग हैं उनकी एकजुटता का ये दिवस मनाया जाता है 29 नवंबर को मनाया जाता है। UNO के द्वारा ये दोनों देश है, जो कि एक तो यहूदी देश है और एक फिलिस्तीन जो कि अरब देश है, इनके लिए यह मनाया जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इजराइल का नाम आ गया। इजराइल यहूदी देश है। तो इजराइल से फंसे हुए भारतीयों को भी हाल ही में निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था। और ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ये किसने चलाया था? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ये चलाया था हमास ने। और ऑपरेशन आयरन स्क्वाड ये हमास के खिलाफ चलाया था इजराइल ने। तो खिलाफ कौन सा चलाया? आयरन स्क्वाड। तो आपको याद कैसे रखना है, जो ऑपरेशन है आयरन, आयरन जो ऑपरेशन आयरन है, आयरन स्क्वाड, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, ये किसके खिलाफ चलाया गया? ये चलाया गया हमास के खिलाफ चलाया और इजराइल ने चलाया। तो आयरन का मतलब होता है लोहा। तो इससे आप याद रख लेना कि लोहा किसने लिया? तो इजराइल ने लिया, हमास के खिलाफ लिया। तो इससे आपको ये दोनों जो ऑपरेशन है याद रह जाएंगे। ये ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो हमास ने चलाया इजराइल के अंदर, और ऑपरेशन आयरन स्क्वाड जो इजराइल ने चलाया है हमास के खिलाफ, ये किसी न किसी एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में अमेरिकी मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ष का शब्द किसने घोषित किया है? तो ये शब्द प्रमाणिक को घोषित कर दिया है, जो कि 2023 के लिए है। ये शब्द है जो कि प्रमाणिक, जो मरियम वेबस्टर है USA की है ये। और इसका अर्थ है कि नकल या झूठा नहीं है, और ये किसी के व्यक्तित्व की पूरी सच्चाई बयां करता है। इसका मतलब ये हो गया। और AI वर्ड कहाँ हुआ? ये कॉलिन डिक्शनरी के अंदर है। और
इसके अलावा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता है अभी हाल ही में टेनिस के वर्ल्ड कप का इटली। डेविस कप के विजेता इटली हो गए, जो कि ये 2023 के अंदर डेविस कप आयोजन हुआ है और टेनिस का वर्ल्ड कप है ये। इसका होस्ट कौन है? तो इसका होस्ट होने वाली कंट्री है स्पेन, इसका होस्ट है। और विजेता टीम इटली हो गई है, इटली विजेता टीम हो गई। उपविजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ये है उपविजेता टीम, ऑस्ट्रेलिया हो गई है। इसके अलावा हम देखते हैं इटली, इटली की राजधानी हो गई रोम, इटली की राजधानी हो गई रोम। और टाइबर नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे है इटली। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं फीफा महिला विश्व कप कहाँ कौन सा हुआ? अभी 9वें क्रम का हुआ है, ये भी स्पेन के अंदर ही हुआ है। अच्छा, इसका शुभंकर तुजुकी इसका शुभंकर है। और फीफा पुरुष विश्व कप ये 22वें क्रम का है, दोहा के अंदर हुआ था और लाइव इसका शुभंकर है। अर्जेंटीना विजेता है और फ्रांस उपविजेता है। और जो फीफा पुरुष विश्व कप हुआ है, इसमें गोल्डन बूट का अवार्ड किसको दिया गया? तो इसमें गोल्डन बूट का अवार्ड एम्बापे को दिया गया, एम्बापे, गोल्डन बूट का अवार्ड एम्बापे को दिया गया। और गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको दिया गया? तो ये मेसी को दिया गया। और आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ है अभी हाल ही में, ये कौन से क्रम का है? तो ये 13वें क्रम का है और इसका होस्ट इंडिया है, उपविजेता भारत है और विजेता ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार इसको जीत गया और इसका शुभंकर क्रिप्टो वर्सेस है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग का संबंध किससे है? तो इस सिल्क यारा सुरंग का संबंध है उत्तराखंड से। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि उत्तराखंड के अंदर जो उत्तराखंड में उत्तरकाशी चार धाम यात्रा है, उसके लिए ये सुरंग बन रही थी, जो कि यमुनोत्री एक्सप्रेसवे, ये आपको सामने सुरंग दिख रही है, यहाँ पर यमुनोत्री एक्सप्रेसवे बन रही थी। और इसकी लंबाई है वो 4.5 किलोमीटर इस सुरंग की लंबाई है। और इसमें कौन कौन से शामिल होने वाले थे? तो उत्तरकाशी यात्रा के अंदर, चार धाम यात्रा में, इसके अंदर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये चारों के चारों शामिल होने वाले थे। और इस सुरंग के अंदर क्या हुआ था? अपन सब दीपावली मना रहे थे उस दिन, यहाँ पर यानी कि 12 नवंबर की ये बात है, वहाँ पर ये सुरंग बनाई जा रही थी। ये सुरंग है जैसे कि, और इस सुरंग के अंदर ये 4.5 किलोमीटर की सुरंग है। इसके अंदर 1.7 किलोमीटर तो इधर से काम हो गया था, 1.7 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर इधर से काम हो गया था। और ये बीच के अंदर जो गैप है, यहाँ पर काम नहीं हुआ था, जैसे कि इतना काम यहाँ पर नहीं हुआ था, ये काम रह गया था, यानी कि लमसम बीच में एक थोड़ा सा काम रह गया था। और यहाँ पर एक बाड़ टूट गया था, जो कि एक पहाड़ी थी वो यहाँ पर डस गई थी 60 मीटर के। और यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे इसको हटाने के लिए, क्योंकि इतनी सी सुरंग बाकी थी। तो इधर से ये मलबा यहाँ पर गिर गया, ये मलबा गिरने के कारण ये मजदूर यहाँ पर ही इनको रहना पड़ा। और ये 17 दिन, करीबन 17 दिन ये मजदूर यहाँ पर ही रहे हैं। कितने दिन? 17 दिन, ये 17 दिन यहाँ पर रहे। और इनके सबसे बेस्ट सुविधा ये रही कि इनके पास लाइट थी यहाँ पर, और लाइट के कारण ये यहाँ पर रह पाए। और ये गैप भी लमसम 2 किलोमीटर का इनके अंदर यहाँ पर गैप था, जिसके कारण आराम से ये सांस ले सके। और उसके बाद में इनको निकालने के लिए अमेरिका से मशीनें मंगाई गई थी, उस मशीन का नाम था आगर स्टील। वो मशीन आई थी और आगर स्टील मशीन आने के बाद में वो कुछ दूरी तक चली और फिर फेल हो गई। उसके बाद में इनको निकालने के लिए जो अपनी एक तो एनडीआरएफ है और एक एसडीआरएफ है, इन्होंने कहा कि हम इसको निकाल देंगे, आराम से हम निकालेंगे, तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। तो इन्होंने क्या किया, रेड होल जो माइनिंग तकनीक है, जिसको 2014 में बैन कर दिया गया, ये चूहे की तरह बिल खोद कर उसमें से निकाल के लिया, एक पाइप डाला, जिस प्रकार से इस सुरंग के अंदर ये पाइप डाल दिया, इससे मलबा खोदा निकाला, मलबा खोदा निकाला। इस तकनीक से अपने 41 मजदूर भाइयों को ये निकाल कर ले आए। और ये देखो 41 दिनों तक किस प्रकार से जिंदे रहे। और इनके बाद में, इनके लिए फिर बाद में यहाँ से पाइप डालकर ऑक्सीजन और पानी और भोजन की व्यवस्था अंदर कर दी गई थी। और ये कितने दिन रहे? तो ये 17 दिन रहे, ये मेन बात है। ये देखो आपके सामने ये सुरंग है, इनके लिए ये व्यवस्था कर दी गई ऑक्सीजन की और पाइप डाल के भोजन की सब व्यवस्था की गई है। और ये आपके सामने देखो, ये रेड होल तकनीक है, उससे अंदर से निकाल रहे, ये व्यवस्था कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापारिक मेला बाली यात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये भी हाल ही के अंदर जो प्रारंभ हुआ है, उड़ीसा के अंदर प्रारंभ हुआ है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है, उड़ीसा कटक के अंदर ये हो रहा है, जो कि महानदी के तट पर है और कार्तिक पूर्णिमा को यह होता है।
कार्तिक पूर्णिमा को होता है, उड़ीसा कटक में होता है, महानदी के तट पर होता है। और नावों की जो सवारी है, जो बोईता हवा है, नावों की सवारी करने के लिए ये देखो आपके सामने नाव दिख रही है, और जो बोईता हवा कौन सी है, बोईता हवा, ये हवा है ना, ये नावों की सवारी में बहुत ही सहायक है। नावों को चलाने के लिए इधर से आने वाली तो सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा हम देखते हैं थानु यात्रा, ये भी उड़ीसा का पर्व है, जो कि श्री कृष्ण और मामा कंस के ऊपर है। इसके अलावा नुआखाई, नया चावल आने पर, उड़ीसा का ये भी पर्व है। और रज पर्व है, ये भी उड़ीसा का है, जो कि धरती माता के 3 दिन का रज पर्व होता है, उसके ऊपर रज चक्र के ऊपर है। और मकर विलुक्कू केरल का है, जो कि सबरी माता के लिए। अम्बुबाची असम के कामाख्या माता के मंदिर, वहाँ पर होता है अम्बुबाची। और बोनालू बथुकम्बा, ये तेलंगाना के पर्व है। लोसार लद्दाख का है। लोसांग सिक्किम का है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में रजत कुमार जैन को नियुक्त किया गया फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में। अच्छा, इनके बारे में और जान लेते हैं। तो इनको हाल ही में 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। अच्छा, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनाए? तो फिक्की के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में जो बनाए गए हैं, इनको फिक्की के नए अध्यक्ष जो कि बनाए गए हैं फिनो पेमेंट बैंक, फिक्की के नए अध्यक्ष किनको बनाए गए? इनको तो फिनो पेमेंट बैंक के बनाए गए। फिक्की के नए अध्यक्ष अनिल शाह को बनाए गए। इनको किसके बनाए गए? फिक्की के नए अध्यक्ष। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया सीनेट बैंक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति है, जो कि डेविड शर्मा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया सीनेट के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अपने सीवीसी कौन है मुख्य सूचना आयुक्त? तो वो है हीरालाल सांबरिया। और सीबीआई के निर्देशक कौन हो गए? तो प्रवीण सूद हो गया। एनडीबी के नए अध्यक्ष कौन हो गए? डिल्मा रोसेफ हो गया। और एनडीबी का नया मेंबर कौन है? मिस्र है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए।